हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका ACCA प्रोफेशनल लेवल का पेपर स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट समरी में बताऊंगी कि ये जो आपका पेपर है ये कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है। टोटल 23 जो है इस पेपर में आपके चैप्टर्स हैं। 23 चैप्टर्स में आपने कुछ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ना है और ये स्टैंडर्ड्स हमारे यूके गैप पे बेस्ड होंगे। आपका जो ये पेपर है ये टोटल कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है, मतलब आपका अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूं तो आपका जो ये पेपर है वो टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड है। 2 सेक्शंस में आपका ये पेपर डिवाइड है। फर्स्ट इज सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपके पास 2 क्वेश्चंस होंगे, 25 मार्क्स ईच। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। हाँ, यहाँ पे आपको ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में भी आपके पास 2 क्वेश्चंस होंगे, 25 मार्क्स ईच के। यानी कि आपका जो ये पेपर है वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है और ये 2 सेक्शंस 50-50 मार्क्स के होंगे। अब नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं चैप्टर्स की। तो यहाँ पे आपको जैसा कि देख रहे होगे आप कि जो आपके चैप्टर्स हैं टोटल 23 चैप्टर्स हैं। इन 23 चैप्टर्स का जो बेसिक है वो आप ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेवल्स पे कवर करके आए हो। कौन सा? जो आपने ACCA के अप्लाइड नॉलेज लेवल में किया था F3 पेपर, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एंड ACCA का अप्लाइड स्किल्स लेवल F7 यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब उसी का एडवांस वर्जन जो है आगे हमारा प्रोफेशनल लेवल में है स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग। स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग में हमने यही स्टैंडर्ड्स कवर करने हैं बट ऑन एन एडवांस लेवल। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो हैं जो आपके FR में नहीं थे वो हम इसमें कवर करेंगे। अब मैं बात करती हूँ आज के टॉपिक के बारे में। जो आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है फ्रेमवर्क्स पे बेस्ड। अब इस चैप्टर में मैम हमने कवर क्या क्या करना है। इस चैप्टर में अगर मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दूं तो इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के बारे में। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है, एंड नेक्स्ट उसके बाद हम फोकस करेंगे IFRS 13 पे। IFRS 13 क्या था? फेयर वैल्यू मेजरमेंट, मतलब जो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स में फेयर वैल्यू मेजर की जाती है। एसेट्स को फेयर वैल्यू पे लिया जाता है, लायबिलिटीज को फेयर वैल्यू पे लिया जाता है। तो उस फेयर वैल्यू की डेफिनेशन क्या है उसमें ये हम IFRS 13 इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड 13 में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे इस चैप्टर के। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है? डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमने क्यों करनी है, किसके लिए करनी है, क्या इंफॉर्मेशन हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में होनी चाहिए जो नेसेसरी है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। 2 बेसिक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स थे आपके। बेसिकली क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट वन इज बेसिक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकंड वन इज एनहांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड नेक्स्ट उसके बाद हम पढ़ेंगे सब्सटेंस ओवर फॉर्म के बारे में। सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या होता है? हाई लेवल मेजरमेंट्स, अनसर्टेनिटी, एंड ये सारे टॉपिक्स हमने आपके इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैम मीनिंग ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है। दिस चैप्टर कंसीडर 2 डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इज द सोल अथॉरिटी टू इशू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेस्ड ऑन IFRS। ठीक है। अब the conceptual framework for financial reporting used by the board when developing or revising an IFRS or IAS standard and preparers of financial statements when no relevant IFRS or IAS standard exist. Now what is the meaning of conceptual framework? Conceptual framework क्यों बनाया गया?
हमारे पास अकाउंटिंग को करने के लिए, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाने के लिए कुछ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं और कुछ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो फिर ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एक बेस है जिसके ऊपर आपके सारे स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। ये कब काम आता है? ये आता है काम जब हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोई इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने रिवाइज करना है, या फिर कोई ऐसा अकाउंटिंग इशू है जिसपे अभी तक कोई भी स्टैंडर्ड इशू नहीं किया गया। सो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अपने आप में एक स्टैंडर्ड नहीं है, ये बेसिकली क्या है, एक बेस है जिसके बेसिस पे सारे स्टैंडर्ड्स यूके गैप के डेवलप किए हुए हैं। अब IFRS 13 के बारे में बात करते हैं। IFRS 13 फेयर वैल्यू मेजरमेंट के बारे में बताता है। Used by preparers of financial statements when an IFRS or IAS standard requires or allows the use of fair value measurement. अब फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा IAS 16 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में जो एसेट्स को, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी कि ऐसे एसेट्स जो मैं बिजनेस में यूज करती हूँ और इनकम जनरेट करती हूँ इन एसेट्स के थ्रू, वो इस स्टैंडर्ड में कवर होंगे, वो एसेट्स इस स्टैंडर्ड में कवर होंगे। तो अब यहाँ पे इस स्टैंडर्ड में हमें चॉइस दी गई है कि हम फिर इनकी एसेट्स को वैल्यू करने के लिए हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड और फेयर वैल्यू मेथड, इन दोनों में से कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड क्या था कि जो एक्चुअली में कॉस्ट इनकर की गई है इस पर्टिकुलर एसेट को एक्वायर करने के लिए, उस बेसिस पे हम अपने एसेट को मेजर करेंगे। मेजरमेंट क्राइटेरिया में हमने पढ़ा था। एंड व्हाट इज फेयर वैल्यू? फेयर वैल्यू में हमने क्या पढ़ा था, जो मार्केट में वैल्यू है उस एसेट की, हम उस पे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस वैल्यू पे के बेसिस पे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को में एसेट्स को लिखेंगे। तो अब यहाँ पे जो फेयर वैल्यू मेजरमेंट यानी कि IFRS 13 का काम है। IFRS 13 का क्या काम है? IFRS 13 बेसिकली फेयर वैल्यू की डेफिनेशन बताता है, मीनिंग बताता है, बेसिस बताता है जिनके ऊपर हमारे ये सारे स्टैंडर्ड्स के अंडर फेयर वैल्यू मेजर की जाती है। Used by the preparers of financial statements when an IFRS or IAS standard requires or allows the use of fair value measurement with some exceptions. सबसे पहले हम बात करेंगे इन डिटेल कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में। द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इज ए थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स एंड concepts that underline the preparation and presentation of financial statements. So यहाँ पे आपने एक बात का ध्यान रखना है, conceptual framework is not a standard in itself. ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। बेसिकली क्या है, ये एक कंसेप्ट है, कुछ थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स हैं जो हमें प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताते हैं। मैम, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए तो हमारे पास इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो या कोई ऐसा इशू है जिसपे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं इशू किया बोर्ड ने, या बोर्ड कोई इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज करना चाहता है, तो उस केस में कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क काम आता है। If no conceptual framework existed, the accounting standards would be produced and if no conceptual framework existed, then accounting standard जो हमारे प्रिपेयर होते उनका कोई पर्टिकुलर बेसिस ना होता। As particular issues and circumstances arose, these accounting standards might be inconsistent with one another or perhaps even contradictory. अब आपका जो स्टैंडर्ड है IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में बात करता है, एंड सिमिलरली IAS
40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। IAS 16 में हमें दिया हुआ है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ट्रीटमेंट, एंड IAS 40 में दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ट्रीटमेंट। दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो हम यूज करते हैं वो इनकम, मेन बिजनेस ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है वो हमने रेंटल गेन्स या कैपिटल गेन्स की वजह के लिए रखी होती है, यानी कि ये एक तरह की वो प्रॉपर्टीज हैं IAS 40 के अंदर जो हमने इन्वेस्टमेंट के अंडर रखी है। तो यहां पे अगर वो कहते हैं कि अगर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एग्जिस्ट नहीं करता तो ये जो स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं, और दोनों में ही आपको पता होगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी फेयर वैल्यू मॉडल है, रीवैल्यूएशन मॉडल, एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी रीवैल्यूएशन मॉडल है, और इस रीवैल्यूएशन मॉडल में फेयर वैल्यू का यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पे अगर ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो स्टैंडर्ड आपस में ही क्या हो जाएंगे? इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। A strong conceptual framework means that there are principles in place from which all future accounting standards draw. Conceptual framework basically एक basis है, set of principles है जिसके ऊपर आगे के सारे standards आपके बनेंगे। एक ये reference point की तरह काम करता है फॉर प्रिपेयरर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर किसी सिचुएशन में कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, this section of the text consider the contents of conceptual framework for financial reporting। अब हम इस सेक्शन में क्या पढ़ेंगे कि मैम ये एक्चुअली में conceptual framework का मीनिंग है, अब इसके कंटेंट्स क्या हैं ये हम इस सेक्शन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है कि आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आया कहां से, मतलब कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्यों डेवलप किया गया था, किसने डेवलप किया। द फ्रेमवर्क फॉर प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाज इशूड इन 1989। 1989 में ये इशू किया गया था, फ्रेमवर्क फॉर प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। In 2004, the board and US Financial Accounting Standard Board FASB Financial Accounting Standard Board ये US GAAP के जो स्टैंडर्ड है वो इशू करता है US का। Started a joint project to revise their respective frameworks। उसने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया 2004 में ताकि अपने फ्रेमवर्क्स को रिवाइज किया जाए। As a result of this, the board issued conceptual framework for financial reporting in 2010। 2004 में रिवाइज करना शुरू हुआ एंड 2010 में एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क लाया गया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम द 1989 वाज सिंपली रोल्ड ओवर, बट 2 नए चैप्टर्स ऐड किए गए। क्या थे? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैम इन टॉपिक्स का क्यों ऐड किए गए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अगर हमें पता होगा तो हमें ये पता होगा कि डिफरेंट यूजर्स, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के डिफरेंट यूजर्स हैं, जैसे इन्वेस्टर, लेंडर्स, शेयर होल्डर्स, या कॉमनली हम कहें तो स्टेक होल्डर है, उस केस में उसकी क्या क्या नीड्स हैं, इंफॉर्मेशन नीड्स हैं जिनके बेसिस पे वो इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं। और इन्हीं से हमारे ऑब्जेक्टिव्स बने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के कि आपको अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है। नेक्स्ट, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए। अब इस ऑब्जेक्टिव को अगर हमने अचीव करना है तो क्या क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के, मतलब हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में ऐसे कौन से एट्रीब्यूट्स होने चाहिए ताकि आपके जो यूजर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो इकोनॉमिक डिसीजन ले सकें। The board and the FASB subsequently suspended work on this project. Several criticism, क्योंकि इसके कुछ criticism आए सामने। क्या है? It did not cover certain areas such as de-recognition and presentation and disclosure। कुछ areas ऐसे थे, de-recognition मतलब अपनी books of accounts में से किसी भी particular item को निकालना, तो कुछ डी रिकॉग्निशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर प्रिंसिपल्स के बारे में ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क
कुछ भी नहीं बता रहा था हमें। नेक्स्ट, गाइडेंस इन सम एरियाज वाज अनक्लियर सच एज रिगार्ड्स टू मेजरमेंट अनसर्टेनिटी। अब वो एरियाज जिसमें मेजरमेंट अनसर्टेनिटी होती है, जिसके लिए आज हमारे पास प्रोविजंस का स्टैंडर्ड है, उस बारे में हमें इस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में कोई गाइडेंस नहीं थी, जिसके लिए आज हमारे पास IAS 37 है। नेक्स्ट, सम एस्पेक्ट्स वर आउट ऑफ डेट सच एज रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब कब एक आइटम पर्टिकुलर एसेट और लायबिलिटी कहलाएगी, यानी कि बेसिक एक एसेट की डेफिनेशन क्या है, लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, ये इस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में क्लियर नहीं था। कौन सा? जो 2010 में आया था। As a result of criticism, the conceptual framework was identified as a priority project. So, in 2012, the board restated this project without FASB. अब इस बार क्या हुआ, FASB यानी कि जो यूएस बॉडी है, यूएस बोर्ड है, उसके बगैर एक बार रिवाइज किया गया 2012 में। A discussion paper outlining the board's thinking was published in 2013. Now, what is this discussion paper? Discussion paper का मतलब होता है कि जब भी एक स्टैंडर्ड इशू करना है बोर्ड ने, तो वो क्या करता है, डायरेक्टली इशू नहीं करता। फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर्टिकुलर इशू पे जिसपे हम कोई स्टैंडर्ड ड्राफ्ट करने जा रहे हैं, उस इशू पे डिस्कशन इनवाइट करता है from preparers of financial statement, from different users of financial statements, ताकि बोर्ड को ये पता लग पाए कि कौन से इश्यूज आ रहे हैं अकाउंटिंग में। This is what we call discussion paper. And exposure draft of the proposed amendments was published in 2015. अब 2013 में डिस्कशन इनवाइट की बोर्ड ने, और उसके बाद ऑन दैट बेसिस जो भी डिस्कशन आई, एक ड्राफ्ट बनाया गया 2015 में। Feedback from these documents informed the revised conceptual framework and then फिर ड्राफ्ट इशू किया गया 2015 में, और फिर फाइनली इस ड्राफ्ट पे जो भी कमेंट्स रिसीव हुए, जो भी आपके इम्प्रूवमेंट्स रिसीव हुई या फीडबैक रिसीव हुई, वो उनको कंसीडर करते हुए फाइनली एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाया गया 2018 में, जो कि अब हमारा कंटिन्यू चल रहा है। यानी कि एक बार मैं इसको समराइज करूं तो आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क किस तरह से आया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 2010 में एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क लाया गया था, ऑल्दो इसको रिवीजन का जो प्रोसेस था 2004 में यूएस का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बोर्ड है FASB, फाइनेंशियल यूएस का फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, एंड जो बोर्ड है उसने मिलकर 2010 में ये स्टैंडर्ड लाया गया। बट 2010 में जब ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क लाया गया तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे जो हमने यहाँ पे क्रिटिसिज्म डिस्कस किए। इन्हीं क्रिटिसिज्म को देखते हुए फाइनली 2018 में डिस्कशन पेपर के बाद, ड्राफ्ट इशू करने के बाद, फाइनली जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो स्टैंडर्ड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क लेके आया। अब ये पर्पस क्या था कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का? 2018 में जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हमारे पास आया, उसका पर्पस क्या था कि वो बोर्ड को असिस्ट कर सके फॉर डेवलपिंग न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, प्रिपेयरर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गाइडेंस दे सके, और बाकी सारी जो पार्टीज हैं, यानी कि बोर्ड के अलावा और प्रिपेयरर्स के अलावा, यानी कि यूजर्स जो हैं, स्टेक होल्डर्स जो हैं, जो किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं फॉर डिसाइडिंग वेदर टू इन्वेस्ट कैश इन्वेस्टमेंट, वेदर टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर कंपनी और नॉट, तो ये जो पर्संस हैं इनको असिस्ट करने के लिए कि आपका स्टैंडर्ड्स किस तरह से काम कर रहे हैं। द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इज नॉट एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये मैंने आपको बता ही दिया। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क खुद में एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। इट डज नॉट ओवरराइड द रिक्वायरमेंट्स इन ए पर्टिकुलर IFRS स्टैंडर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, वो ये कहना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन दी हुई है IAS 16 में, आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन दी है IAS 16 में, एंड आपको कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में भी ये बताया हुआ है कि व्हाट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर ऐसा एरिया है कि ये कहीं मीनिंग डिफरेंट है,
तो उस केस में जो ओवरराइड करेगा वो कौन होगा, जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होगा। मतलब आपका पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के प्रोविजन ओवरराइड कर जाएंगे किसको, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का? द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क स्टेट्स दैट पर्पस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू करंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, लैंडर्स एंड अदर क्रेडिटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एक है अकाउंटिंग और एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग का पार्ट है बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग के आगे दो पार्ट्स हैं, बुक कीपिंग एंड समराइजिंग वाली स्टेज। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, जो आपने अपने F3 पेपर में देखा था। खैर हमने यहाँ पे वो डिस्कस नहीं करना, हमने क्या डिस्कस करना है, जो हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर रहे हैं एंटिटी की, यानी कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ये है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का, जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है यानी कि हमारी बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस यानी कि हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। दो चीजें होती है ना, एक है आपके पास फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और दूसरा है आपके पास फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मुझे कहां से पता लगती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मुझे पता लगती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से। परफॉर्मेंस, जब भी मैं कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूंगी, मैं बात करूंगी सेल्स के बारे में, इनकम के बारे में, एक्सपेंसेस के बारे में, इनडायरेक्ट कितने हैं, डायरेक्ट कितने हैं। फाइनेंशियल पोजीशन के केस में मैं क्या बात करूंगी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट, कंपनी के एसेट्स कितने हैं, मार्केट शेयर कितना है, कस्टमर बेस क्या है कंपनी का, लायबिलिटीज कितनी है, लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में बात करूंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ये कर रहे थे, ये जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये कंपनी का एक तरह से रिपोर्ट कार्ड की तरह काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, और इन्हीं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के बेसिस पे हमने इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है किसको, करंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। करंट इन्वेस्टर्स मतलब वो पीपल, वो लोग जिन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ ऑलरेडी। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स मतलब वो पर्संस जो इन्वेस्ट किया नहीं हुआ बट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, potential investors, lenders and other creditors that will enable them to make decisions about providing economic resources to an entity। क्या हम economic resources provide करें entity को या नहीं। अब entity के लिए economic resource क्या है, capital। कैपिटल, अब ये जो लेंडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ये कंपनी को इकोनॉमिक रिसोर्स किस फॉर्म में दे सकते हैं, टू फॉर्म्स में दे सकते हैं, डेट में या इक्विटी में। या आप किसी कंपनी के डेट में इन्वेस्ट कर लो या आप किसी कंपनी के इक्विटी में इन्वेस्ट कर लो। If investors, lenders and creditors are going to make these decisions, then they require information that will help them to assess। अब अगर इस तरह के डिसीजंस हमारे लेंडर्स को, लेंडर्स वो पर्सन होते हैं, देखो देयर इज डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड लेंडर्स एंड क्रेडिटर्स। लेंडर्स मतलब जो मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल देंगे, क्रेडिटर्स मतलब जो मुझे शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल फाइनेंसर्स देंगे, इन्वेस्टर्स मतलब जो मेरी कंपनी के इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे। तो इफ इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स और लेंडर्स अगर इनको डिसीजन लेने हैं तो इनको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल फ्यूचर कैश फ्लो क्या रहेगा। अगर मुझे कंपनी को लोन देना है यानी कि लेंडर हूं मैं, लेंडर बनना चाहती हूं कंपनी का, तो उस केस में मेरा इंटरेस्ट क्या होगा, कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट करती है और कितना कैश जनरेट करती है। कैश क्यों जनरेट करना है, कैश इसीलिए जनरेट करना है क्योंकि मुझे पता लग सके whether the company is able to make interest payments or not। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट है बट कैश नहीं है यानी कि कैश प्रॉफिट कम है तो फिर मैं लोन नहीं दूंगी कंपनी को। नेक्स्ट, मैनेजमेंट स्टीटवर्डशिप्स ऑफ एंटिटीज इकोनॉमिक रिसोर्सेज। नाउ व्हाट इज मैनेजमेंट स्टीटवर्डशिप। अब स्टीटवर्डशिप का मतलब क्या हुआ, स्टीटवर्डशिप का मतलब ये हुआ कि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है,
हमने लास्ट FR में भी पढ़ा था, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के पास, इस ऑर्गेनाइजेशन में जो आपकी ओनरशिप है वो किसके पास है? ओनरशिप जो है वो आपकी शेयर होल्डर्स के पास है, ओनरशिप शेयर होल्डर्स के पास है। और जो आपकी मैनेजमेंट है, इन फंड्स को जो मैनेज कर रहा है मैनेजमेंट, वो किसके पास है? डायरेक्टर्स के पास है ना। तो अब इस केस में आपका यहाँ पे इशू क्या अराइज होता है? ओनरशिप यानी कि शेयर होल्डर्स कंपनी को क्या दे रहे हैं? कंपनी को फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये फंड्स को मैनेज कौन कर रहा है? डायरेक्टर्स। सो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के थ्रू हमने मैनेजमेंट की स्टीटवर्डशिप के बारे में बताना है कि दैट दीज फंड्स आर मैनेज एफिशिएंटली और नॉट, सही यूज हो रहा है इन फंड्स का या नहीं हो रहा। टू असेस एन एंटिटीज फ्यूचर कैश फ्लो यूजर्स नीड इंफॉर्मेशन। अब आपको अगर फ्यूचर कैश फ्लो पोजीशन के बारे में पता लगाना है तो हमें ये पता होना चाहिए कंपनी के पास एसेट्स कौन से हैं। करंट एसेट्स ज्यादा हैं, इसका मतलब कंपनी शॉर्ट टर्म में आपकी कैश ज्यादा जनरेट कर सकती है। नेक्स्ट, उसके बाद कंपनी के पास लायबिलिटीज एंड इक्विटीज यानी कि क्लेम कौन कौन से हैं। अगर तो कंपनी की शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज जल्द ही ड्यू होने वाली हैं, ज्यादा है, तो इस केस में इसका मतलब आने वाले शॉर्ट टर्म में आपके पास कैश की कमी रहेगी कंपनी के पास। इसमें हम बेसिकली क्या देखते हैं? सॉल्वेंसी रेशियोज एंड लिक्विडिटी रेशियोज, चेंजेस इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड क्लेम्स यानी कि इनकम एंड एक्सपेंस के बारे में। इन फ्यूचर कंपनी कितनी इनकम जनरेट करेगी और उसके अगेंस्ट कितने एक्सपेंसेस होंगे। समरी ऑफ द कंटेंट ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। अब देखो अगर मैं समराइज करना चाहूं तो सबसे पहले मेजरमेंट बेस आता है। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कौन कौन से? जो आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 4 एलिमेंट्स हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस। इन 5 एलिमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यूजफुल इंफॉर्मेशन कौन सी है? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्रीगेशन एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के क्या क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जिससे हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजफुल रहेगी। एक यूजर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डिसीजन ले सकता है उस बेसिस पे। अब ये फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या, या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या? आपके क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल फ्रेमवर्क 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट क्या है आपका? बेसिक या फंडामेंटल भी कह सकते हैं हम इसको, फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड नेक्स्ट इज इनहेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अब फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड है। फर्स्ट इज रेलेवेंस एंड सेकंड इज फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। इनहेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में आपके पास है कंपेरेबिलिटी, सेकंड टाइमलीनेस, थर्ड वेरीफाइबिलिटी, फोर्थ अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी, ये आपके 2 बेसिक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
अब मैम ये जो कंसेप्ट है क्या है फंडामेंटल क्वालिटेटिव इनहैंसिंग? सो फंडामेंटल मतलब ये बेसिक है, मतलब ये दो चाहिए हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करेक्ट एट्रीब्यूट्स, रेलेवेंस और फेथफुल इंफॉर्मेशन, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। यानी कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन अगर अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के थ्रू कन्वे कर रहे हो, दैट शुड बी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन और दैट शुड बी प्रेजेंटेड फेथफुली। अब उसके बाद इनहैंसिंग क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स का क्या कॉन्सेप्ट है? इनहैंसिंग क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक एक सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं, मतलब ये इनहैंस ही करते हैं इन्हीं एट्रीब्यूट्स को। कंपेरेबिलिटी होगी, रेलेवेंस भी होगा, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन भी होगा। इंफॉर्मेशन टाइमली कन्वे करोगे तो उस केस में इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होगी ज्यादा आपकी। वेरीफाइबिलिटी, अगर जितनी ज्यादा आपकी इंफॉर्मेशन वेरीफाइबिलिटी होगी, उसका सोर्स आप वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो, तो उस केस में फेथफुल रिप्रेजेंटेशन इनहैंस होगा। अंडरस्टैंडेबिलिटी, सो बेसिकली इनहैंसिंग क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स जो है वो एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं, सपोर्ट सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, फंडामेंटल एंड इनहैंसिंग। सो ये दो आपकी क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब बात करते हैं कि मैम रेलेवेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे रेलेवेंस, वन ऑफ द फंडामेंटल क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स। रेलेवेंस में हमने क्या डिस्कस करना है? फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है एक्स, कंपनी एक्स है, एक इन्वेस्टर है, उसने ये डिसाइड करना है कि वेदर टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी और नॉट। वो आपके पास इन्वेस्टर आता है, हमें एक लेमैन के पास अगर हम जाएं, अगर हम इस एक लेमैन को इतनी इंफॉर्मेशन दें कि ये कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, और पिछले 3 इयर्स से ये कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। सो अगर एक लेमैन के पास जाएं हम, तो वो ये कहेगा हाँ हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। अगर हम जो प्राइस अर्निंग रेशियो होगी इस कंपनी की वो अच्छी जा रही होगी इन 3 सालों में। क्यों? क्योंकि जो आप शेयर प्राइस इन्वेस्ट करोगे उसके अगेंस्ट आपको अर्निंग्स हो रही हैं डिविडेंड की फॉर्म में। लेकिन अगर आपने कंपनी में इन्वेस्ट कर लिया और उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये कंपनी पिछले 3 इयर्स में लॉसेस में है और जो डिविडेंड डिक्लेयर हो रहे हैं वो रिजर्व्स के थ्रू डिक्लेयर हो रहे हैं, तो उस केस में ये जो डिविडेंड डिक्लेयर हो रहे हैं वो रिजर्व्स के थ्रू डिक्लेयर हो रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इस कंपनी से हट जाएगा। यानी कि ये जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन थी जिसके बेसिस पे आपका इकोनॉमिक डिसीजन एकदम से चेंज हो गया, ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रेजेंट होनी चाहिए आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। एक इंफॉर्मेशन को हम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कब कहेंगे? एक इंफॉर्मेशन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कब होगी? जब वो इतनी कैपेबल है कि आप उस बेसिस पे आपके इकोनॉमिक डिसीजन चेंज हो सकता है। सो हमारी बुक में क्या लिखा है? बुक में आ जाते हैं। द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क स्टेट्स दैट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज ओनली यूजफुल। ये यूजफुल तभी कहलाएंगी जब इसमें रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होगी ट्रांजैक्शंस की। Relevance and faithful representation are fundamental characteristics of useful financial information. What is relevance? Relevance information will make an impact on decision. Impact on decision मतलब ये decision को effect करेगी made by the users of the financial statement. Relevance requires management to consider materiality. रेलेवेंस के लिए आपको इंफॉर्मेशन की मटेरियलिटी जज करना पड़ेगा। मटेरियलिटी मतलब वो इंफॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। एक इंफॉर्मेशन मटेरियल होगी कब? जब उसका ओमिशन या उसका मिस स्टेटमेंट इन्फ्लुएंस करेगा, मतलब इकोनॉमिक डिसीजन चेंज करेगा यूजर का। यानी कि अल्टीमेटली हम ये कहें जो हमने पहले पढ़ा था कि रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मतलब वो इंफॉर्मेशन जो आपके डिसीजन को किसी ना किसी तरह चेंज कर रही है, इकोनॉमिक डिसीजन को। नेक्स्ट है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ट्रांजेक्शंस वुड रिप्रेजेंट इट्स इकोनॉमिक सब्सटेंस rather than its legal form। अब इसका एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। आपको इसके लिए सब्सटेंस ओवर फॉर्म के बारे में समझना होगा।
सब्सटेंस ओवर फॉर्म के बारे में समझना होगा। सो सब्सटेंस ओवर फॉर्म को हम एक एग्जांपल से कंसीडर करते हैं एंड उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि फेथफुल रिप्रेजेंटेशन क्या है। अब जैसा कि आपको पता होगा, प्रेफरेंस शेयर्स विच इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द कंपनी, कंपनी इनके थ्रू कैपिटल रेज करती है। प्रेफरेंस शेयर्स टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, second is irredeemable preference shares. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब, अब देखो रिडीमेबल मतलब क्या होता है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के केस में हमारा जो कैपिटल का पार्ट है वो हमने रिडीम करना है, वापस करना है शेयर होल्डर्स को, है ना। इसमें कैपिटल रिडीम होती है। रिडीम कैसे होती है? आपने एक बार कैपिटल रेज की थ्रू प्रेफरेंस शेयर, और अगर वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो आफ्टर सम टाइम से 5 to 10 years आपको वो कैपिटल वापस करनी है। इन द मीन टाइम हम क्या पे कर रहे हैं? डिविडेंड पे कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ व्हाट आर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में हमें कैपिटल वापस नहीं करनी। हम क्या करेंगे? कैपिटल रेज करेंगे शेयर होल्डर से और उस पर डिविडेंड पे करते जाएंगे। ओनली इन केस ऑफ वाइंड अप ऑफ द कंपनी, जब कंपनी लिक्विडेट होगी तो हम क्या करेंगे? उनका कैपिटल वाला पार्ट वापस कर देंगे। सेम एज दैट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। बस इक्विटी और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में डिफरेंस क्या है कि इनको प्रेफरेंस मिलती है एज दैट ऑफ इक्विटी। तो यानी कि यहाँ पे आपका मैं ये कह सकती हूँ, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में नो कैपिटल रिडम्पशन। अब इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के केस में हमारे पास रिडम्पशन नहीं है, नो कैपिटल रिडम्पशन। सो यानी कि आप अगर हम इसके सब्सटेंस पे जाएं, ऑल्दो जो इन शेयर्स की हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। देखो, अगर आप इस ट्रांजैक्शन की इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के केस में, पहले हम बात करते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के केस की, तो यानी कि इस केस की जो लीगल फॉर्म है, इस ट्रांजैक्शन की लीगल फॉर्म है, वो क्या कह रही है कि दैट दीज आर शेयर्स। और इस ट्रांजैक्शन का सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस का मतलब क्या होता है कि उसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। तो सब्सटेंस क्या है कि दीज आर शेयर्स, है ना। मतलब कि आपका ये लीगल फॉर्म भी इसकी शेयर्स है, सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन भी शेयर्स है। ये तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की बात हुई, लेकिन इश्यू कहाँ अराइज होता है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के केस में। अब हमारी लीगल फॉर्म क्या कह रही है? लीगल फॉर्म इस केस में ये कहती है कि दीज आर शेयर्स, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स है ना, लेकिन सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन क्या है? देखो, इंपैक्ट समझो ट्रांजैक्शन का, इंपैक्ट समझो ट्रांजैक्शन का। इंपैक्ट क्या पड़ रहा है कि ये आपका एक तरह से लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्यों है ये हमारी? आपने क्या करना है? आपने कैपिटल रेज की और कुछ सालों के बाद आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आ गया। ऑब्लिगेशन इज व्हाट वी कॉल लायबिलिटी। आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आ गया कि आपने ये कैपिटल वापस करनी ही करनी है। इंपैक्ट आया ट्रांजैक्शन का। यानी कि सब्सटेंस क्या कह रहा है इस ट्रांजैक्शन का? सब्सटेंस ये कह रहा है कि ये एक तरह से आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है और इस ऑब्लिगेशन को आपने पूरा करना है कुछ सालों बाद। ऑब्लिगेशन क्या है कि कैपिटल रिडम्पशन होनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए ये आपकी लायबिलिटी की तरह नजर आ रहा है। एक तरह से नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है कि एक बार कैपिटल रेस की इंटरेस्ट पे करते रहे डिविडेंड्स की फॉर्म में, और इसीलिए हमने इसको जो क्लासिफाई किया अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो किस में किया? नॉन करंट लायबिलिटीज में। दैट्स वाई जो आपके रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, दीज आर ऑल दो शेयर्स
बट दीज आर क्लासिफाइड इन नॉन करंट लायबिलिटीज। लीगल फॉर्म शेयर्स कह रही है, लेकिन सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन क्या है कि दीज आर नॉन करंट लायबिलिटी। हमने हमारा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ने हमें एक प्रिंसिपल दिया कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म इज टू बी फॉलोड। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म फॉलो करने के लिए आपको सब्सटेंस को ऊपर रखना है लीगल फॉर्म के। तो दैट्स व्हाई आप शेयर्स होते हुए भी आप इसको नॉन करंट लायबिलिटी में क्लासिफाई करोगे। और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में दोनों सेम है, लीगल फॉर्म भी सेम शेयर्स हैं और आपके इम्पैक्ट जो पड़ रहा है ट्रांजैक्शन का वो भी सेम है, यानी कि शेयर्स है। तो दैट्स व्हाई इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हम क्लासिफाई करते हैं इक्विटी में, एज अ कंपोनेंट ऑफ इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आपने एफआर में पढ़ा होगा, हम इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी सेगमेंट में लिखते हैं। हाँ, अब यहाँ पे एक और इश्यू अराइज होगा, मैम आप कह रहे हो कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स नॉन करंट लायबिलिटीज में क्लासिफाई होंगे। हाँ, नॉन करंट लायबिलिटी में क्लासिफाई होंगे। तो जो नॉन करंट लायबिलिटी इस इन प्रेफरेंस शेयर्स को हम डिविडेंड पे करेंगे, तो हम डिविडेंड तो P&L अकाउंट में शो करते ही नहीं है। डिविडेंड को P&L अकाउंट में क्यों नहीं शो करते हम? क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है ये बेसिकली। दैट्स व्हाई हम इसको P&L के बाद जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनता है उसमें शो करते हैं। लेकिन अगर वो डिविडेंड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड होगा तो इसको हम क्लासिफाई करेंगे फाइनेंस कॉस्ट में, और फाइनेंस कॉस्ट किसमें अपीयर होती है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। लेकिन अगर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, क्योंकि सब्सटेंस ओवर फॉर्म है ना, तो सब्सटेंस तो ऊपर रखा, दैट्स व्हाई डिविडेंड भी आपका फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट माना जाएगा। लेकिन अगर आपके इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के केस में आप जो डिविडेंड पे कर रहे हो वो कहां पे रिकॉग्नाइज करोगे? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी रिटेन्ड अर्निंग कॉलम में से आप क्या कर दोगे? डिडक्ट कर दोगे। रिटेन्ड अर्निंग कॉलम में से डिडक्ट कर दोगे। सो ये क्या था? ये किसका एग्जाम्पल था? ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म का एग्जाम्पल था। यहां पे आपने सब्सटेंस को ऊपर रखा एज दैट ऑफ लीगल फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं आपका फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। हम डिस्कस कर रहे थे। अब फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ट्रांजेक्शन वुड रिप्रेजेंट्स हिज इकोनॉमिक सब्सटेंस रेदर देन लीगल फॉर्म। सब्सटेंस इंपैक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन देखो रेदर देन इट्स लीगल फॉर्म। अब मैम फेथफुल रिप्रेजेंटेशन कब कहलाएगी? एक इंफॉर्मेशन जो रिप्रेजेंट की है वो कब फेथफुल कहलाएगी? जब उसमें ये 3 एट्रीब्यूट्स होंगे। कौन से? कंप्लीट होगी वो इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डिसीजन इन्फ्लुएंस हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी एक कंपनी एक्स का। नेक्स्ट, न्यूट्रल होनी चाहिए, यानी कि फ्री फ्रॉम बायस, और एरर नहीं होनी चाहिए उस इंफॉर्मेशन में। द बोर्ड नोट दैट दिस इज नॉट फुली अचीवेबल बट दैट दीज क्वालिटीज शुड बी मैक्सिमाइज्ड ऑल्सो। हम देखो, हम जो ये बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं ना, ये क्वांटिफाइबल नहीं है, ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। हम इसको पॉइंट्स देके अचीव नहीं कर सकते, क्वांटिफाई नहीं कर सकते, इनको हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। When preparing financial reports, preparer should exercise prudence. Prudence principle मतलब कि assets should not be overstated एंड इनकम शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। अपने फायदे के लिए हमारे पास प्रूडेंस प्रिंसिपल था। प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता है? एसेट्स एंड इनकम्स आर नॉट ओवरस्टेटेड एंड लायबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस आर नॉट अंडरस्टेटेड। अपने फायदे के लिए, क्योंकि एक ओनर होगा, देखो एक ओनर होगा, वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एसेट्स को, इनकम को ज्यादा से ज्यादा दिखाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स, लैंडर्स अट्रैक्ट हों और उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करें। और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस को कम से कम दिखाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें
वो इंटरेस्ट पैदा कर सके। However, this does not mean that assets and income should be purposefully understated और liabilities purposefully overstated। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर प्रूडेंस प्रिंसिपल ने कह दिया कि ओवरस्टेटमेंट अलाउ नहीं है एसेट्स और इनकम की, आप उसको अंडरस्टेट कर दो। नो, वी शुड बी रिप्रेजेंटेड न्यूट्रली, मतलब आपने न्यूट्रल तरीके से, अनबायस तरीके से इसको शो करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनहेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो इनहेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट है कंपेरेबिलिटी। आपकी इंफॉर्मेशन जितनी कंपेरेबल होगी ना, रेलेवेंस उतनी ज्यादा बढ़ेगी। मैंने बताया अभी इनहेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करते हैं, फंडामेंटल को ही इनहेंस कर रहे हैं, ये सपोर्ट सिस्टम है हमारे लिए। जितनी ज्यादा एक कंपनी की इंफॉर्मेशन को आप दूसरी कंपनी से कंपेयर कर पाओगे, उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा आपकी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट लगेगी, फेथफुली रिप्रेजेंटेड लगेगी। नेक्स्ट टाइमलीनेस। टाइमलीनेस ओल्डर, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन ओल्ड है ना, उतनी ज्यादा वो इररेलेवेंट है। जो यूजर है, अगर मुझे आज की डेट में ये डिसाइड करना है कि वेदर टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी और नॉट, तो मैं रीसेंट इंफॉर्मेशन में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगी एज कंपेयर टू आज से 4 साल 3 साल पहले की इंफॉर्मेशन। वेरीफाइबिलिटी। वेरीफाइबिलिटी किसके बारे में बात करता है, सोर्स के बारे में बात करता है कि इंफॉर्मेशन का सोर्स कहां पे हो। नेक्स्ट अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड एज क्लियरली एज कंसाइजली। इसमें एक हम एजम्पशन भी लेते हैं कि जो हमारा यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो बेसिक प्रिंसिपल जानता है अकाउंटिंग के, जिसके बेसिस पे वो उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। सो ये कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉस्ट कंस्ट्रेंट के बारे में कि कॉस्ट कंस्ट्रेंट क्या है नेक्स्ट लेक्चर में। इन द मीन टाइम, थैंक यू।